हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ का सदिश रूप और हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल और कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उन दोनों के बीच में तुलना भी कर ली थी। और एक चीज़ और देखे थे, किसी निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश रखे हैं तो उनसे किस प्रकार से हम फोर्स निकालेंगे, किसी एक पॉइंट पे किस प्रकार से बल निकालेंगे, इसकी भी बात कर ली थी। आज थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे बढ़ करके हम लोगों को आज जानना है विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र के बारे में हर एक छोटी से बड़ी बात हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र देखो थोड़ा सा बढ़िया एकदम, क्योंकि जो फिजिक्स है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग। तो एकदम इंटरेस्टिंग वे में हम लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन के तौर में चलते हैं। विद्युत क्षेत्र है ये। क्या है? विद्युत क्षेत्र। हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है और जिसका क्षेत्र नहीं है फिर वो व्यक्ति नहीं है। साथ में अगर तुम चल रहे हो तो एक क्षेत्र चलता है तुम्हारे। जैसे तुम्हारे पापा का एक क्षेत्र है तुम्हारे घर के अंदर किसी को भी मारेंगे, किसी को भी पीटेंगे, एक प्रभाव। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति का क्षेत्र कहाँ तक डिसाइड होता है कि जहाँ तक उसका प्रभाव हो रहा है। यानी कोई एक एकल आवेश रखा हुआ है, मानो कि कोई आवेश क्यू रखा हुआ है। इस आवेश के द्वारा किसी दूसरे आवेश पर कितनी दूर तक बल लग पा रहा है, यानी ये आवेश किसी दूसरे आवेश को कहाँ तक प्रभावित कर पा रहा है, यही उसका विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। अब बात हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कर रहे हैं तो स्थिर आवेश रहेगा, रुका हुआ आवेश रहेगा। उस रुके हुए आवेश के द्वारा कितनी दूरी पर कोई आवेश रहेगा, उस पर कितना फोर्स महसूस होगा। जितना अधिक फोर्स महसूस होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ज़्यादा रहेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी विद्युत क्षेत्र में प्रभाव है ना, कहीं पे किसी का प्रभाव ज़्यादा रहता है, कहीं पे किसी का प्रभाव कम रहता है। यानी एक आवेश की जितनी दूरी पे तुम जाओगे उतना प्रभाव कम होता चला जाएगा। जैसे कोई तुम्हारे उधर नेता होते हैं ना, नेता जहाँ का नेता है यानी उस एरिया के आसपास तो उसका एकदम से क्या रहेगा? अधिक प्रभाव रहेगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे तुम उस क्षेत्र को रिकवर करते चले जाओगे, एक समय ऐसा आएगा जब उस विधायक की कोई भी प्रभाव वहाँ पे महसूस नहीं होगा। ठीक है ना? इसी प्रकार आवेश है। आवेश के तुम जितने निकट रहोगे उतना अधिक तुम्हें प्रभाव महसूस होगा, हमें या तुम्हें नहीं, किसी दूसरे आवेश को। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत आवेश से कुछ दूरी पर कोई दूसरा आवेश जितना अधिक बल महसूस करता है, विद्युत क्षेत्र की वही तीव्रता होती है। वही क्या होती है? तीव्रता होती है। तो देखो विद्युत क्षेत्र में लिख लो, विद्युत आवेश के विद्युत आवेश के आसपास कोई दूसरा आवेश। अच्छा, यहाँ पे एक हम शब्द यूज किए देते हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। उस दूसरे आवेश को हम लोग परीक्षण आवेश बोल देते हैं। थोड़ा सा जान लेंगे परीक्षण आवेश क्या है, लिख देते हैं। परीक्षण आवेश अभी आगे समझ ही लेंगे। कोई दूसरा आवेश मान लो वो क्या है? परीक्षण आवेश है। अभी ये परीक्षण आवेश क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। विद्युत आवेश के आसपास कोई परीक्षण आवेश जो बल महसूस करता है, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल जितना ज्यादा अधिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी अधिक। आप कहोगे सर किसी बिंदु पर कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानेंगे अभी, लेकिन इतना समझ पा रहे हो ना कि कोई आवेश रखा है क्यू, कोई आवेश मान लो कोई क्यू रखा है, इससे कुछ पॉइंट पे, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ थोड़ा ज़्यादा अधिक बल महसूस होगा, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा होगा कि नहीं? जितने दूर जाओगे उतना कम महसूस होगा, जितने पास रहोगे उतना ज़्यादा महसूस होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा, यहाँ और कम, यहाँ और कम। क्यों? क्योंकि तुम विद्युत आवेश से थोड़ा सा दूर बढ़ते चले
जा रहे हो। ये बात समझ में आई? यानी विद्युत आवेश के आसपास, पास मतलब तुम बहुत ज्यादा दूर भी चले जाओगे वहां भी तुम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। विद्युत क्षेत्र हर जगह उपस्थित रहता है, अनंत पे भी विद्युत क्षेत्र रहता है। कैसे सर? रहता है। तुमने देखा था कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल था वो दो द्रव्यमानों के बीच में था। अब उन दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर भी हो जाएगी तब भी तुम फॉर्मूले से अगर उसका फोर्स निकालोगे तो कुछ तो आएगा, चाहे वो पावर में माइनस में कितना भी ज्यादा आ जाए। माइनस में जितना पावर ज्यादा उतना मतलब तुम्हारा मान कम, 0.0000 समथिंग आएगा। ऐसे हमारा विद्युत क्षेत्र भी निकल के आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकलेगी लेकिन वो इतनी कम निकलेगी कि हमें महसूस भी नहीं होगी। यानी एक ऐसा क्षेत्र, अगर हम लोग लिमिट एक बाउंडिंग करें कि इस लिमिट से ज्यादा क्या रहेगा, हमारा विद्युत क्षेत्र महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन महसूस नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो विद्युत क्षेत्र वहां पे है नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की एक कोई लिमिटेशंस नहीं है, विद्युत क्षेत्र की कोई लिमिटेशंस नहीं है। उसके बाद भी हम लोग बाउंडिंग करेंगे कि जहां तक महसूस हो रहा है फोर्स वहां तक, जहां तक महसूस हो रहा है वहां तक लेंगे, उसके बाद हमको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बात कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के चलना है कि जहां तक महसूस हो रहा है वो एंड लिमिट है। क्या है? एंड लिमिट है हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। उसके बाद विद्युत क्षेत्र है तो, लेकिन वो महसूस, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये क्या है? हमारा आवेश है। इससे जितनी दूरी पे जाओगे उतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती चली जाएगी, जितने पास आओगे उतनी तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। उसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला हेडिंग डालो, विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे डिसाइड होती है? किसी पॉजिटिव आवेश से दूर की तरफ और नेगेटिव आवेश की तरफ हमारे किसी एक आवेश की दिशा होती है। जैसे मान लो कोई प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है तो इससे दूर, ये प्लस क्यू है, प्लस में पॉजिटिव है, तो इससे दूर की तरफ दिशा होती है। कैसे होती है? दूर की तरफ। दूर की तरफ दिशा होती है। और कोई अगर माइनस क्यू आवेश है तो इसकी तरफ दिशा होती है। क्या बात कर रहे हो सर? अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आया कि बताओ धनात्मक आवेश की दिशा किस तरफ होती है, उस आवेश की तरफ या उस आवेश से दूर, तो अगर धनात्मक आवेश है तो उस आवेश से दूर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ऋणात्मक आवेश है तो उस आवेश की ओर। लेकिन हम एक बात और कह रहे हैं, धनात्मक आवेश है तब भी उसकी तरफ भी दिशा हो सकती है, और ऋणात्मक आवेश है तो उससे दूर भी हो सकती है। यह है एक कॉमन सेंस वाली बात। लेकिन अगर तुमने ऐसा बोल दिया कि धनात्मक आवेश में आवेश की तरफ भी हो सकती है तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई भी कन्फ्यूजन किसी को फिजिक्स के अंदर ना हो, कोई भी कन्फ्यूजन किसी को ना हो, उसके लिए एक आवेश बनाया गया जिसका नाम था परीक्षण आवेश। क्या था? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को समझ लोगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत सारे टर्म तुम्हारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। एक शब्द समझना है, परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश को हम लोग स्मॉल क्यू से लिख देते हैं, मैक्सिमम बुक्स में स्मॉल क्यू से लिखते हैं, स्मॉल क्यू। परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षा करने वाला आवेश। एक बात समझना, तुम्हारे सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भी कुछ बल है, कुछ क्या है? बल है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर रही है? किसी दूसरे आवेश को अगर प्रभावित कर रही है, उस पर बल लगा रही है किसी बिंदु पे, तो या तो वो अपनी ओर खींचेगी या तो अपने से दूर हटाएगी। अगर इस माइनस क्यू का प्रभाव इस क्षेत्र में है तो किसी दूसरे आवेश को या तो अपनी ओर खींचेगा ये, या तो अपने से दूर भगाएगा। लेकिन सर आपने यहाँ पे हमेशा के लिए विद्युत क्षेत्र की तरफ दिशा क्यों की है? अगर यहाँ पे नेगेटिव माइनस क्यू आ गया तो इसकी दिशा तो फिर दूर हो जाएगी ना, क्योंकि माइनस क्यू और माइनस क्यू क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं।
लेकिन तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो और इस किताब में कुछ और लिखा रहेगा, किसी दूसरी किताब में कुछ और लिखा रहेगा, तो इस बात का कोई अस्तित्व भी नहीं बचेगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती क्या है। इसीलिए एक बनाया गया परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है, मानो तुम्हारे तरफ यानी कोई गुंडा टाइप का आदमी है जिसका कोई एक क्या है क्षेत्र है और तुमसे उसका झगड़ा हो गया, तुमसे उसका क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास भी बिल्कुल भी बल नहीं लगेगा, तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ तो बल रहेगा। तुम उससे क्या करोगे, सरवाइव करोगे उस बड़े वाले गुंडे से लड़ने के लिए। यानी कहा जाए कि अगर उसके पास बल, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चलते हैं, अगर उसके पास बल 50 न्यूटन का है और तुम्हारे ऊपर बल 10 न्यूटन का है, तो ये जब तुम्हारे ऊपर बल लगाएगा तो तुमको सिर्फ 40 न्यूटन का ही बल तो महसूस होगा, क्योंकि 10 न्यूटन जो बल है तुम उसके 10 न्यूटन बल को क्या कर लोगे, निगलेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि उसके पास 50 न्यूटन था, तुम्हारे पास भी 10 न्यूटन का बल है, तुमने उसको क्या कर दिया, कर दिया। क्या पता तुम ही गुंडा हो अपने एरिया के। लेकिन ये बात एक समझने वाली बात है कि अगर कोई ऐसा आवेश हम लोग इससे दूर लें कि जिसका खुद का भी कुछ बल हो, जिसकी खुद की भी एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई एक ऐसा आवेश ले लें कि यहाँ पे उसकी भी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, तो क्या हम इस आवेश की जो माइनस क्यू है, इस आवेश की उस बिंदु पे कोई पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता निकाल सकते? नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ फील्ड जो रहेगी वो उसको हटा करके फिर अपनी वाली से निगलेक्ट करके निकालेगा। यानी जो इसकी फील्ड की तीव्रता रहेगी उसकी तीव्रता इस वाली तीव्रता से उसको माइनस करना पड़ जाएगा। उसी प्रकार जैसे इसके पास 50 न्यूटन का बल था, इसने तुम्हारे ऊपर बल लगाया 50 का, लेकिन इसका लगा सिर्फ 40। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास भी 10 न्यूटन का बल था। इसीलिए बनाया गया परीक्षण आवेश, टेस्ट करने के लिए कि इसके पास कितना तीव्रता है, कितनी उस बिंदु पे कितनी तीव्रता है। एक परीक्षण आवेश होता है। क्या होता है? परीक्षण आवेश, जो कि धनात्मक होता है, जो कि धनात्मक होता है। यानी परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है? हमेशा धनात्मक। और ये कोई इसका लॉजिक नहीं है कि सर परीक्षण आवेश धनात्मक ही क्यों होता है। अगर एक तो कुछ तो फिक्स करना था, चाहे ऋणात्मक फिक्स करते चाहे धनात्मक फिक्स करते, लेकिन अब जो फिक्स हो गया वो धनात्मक फिक्स हो गया। ऋणात्मक भी फिक्स कर देते तब भी हम लोग पढ़ रहे तो थोड़ा उल्टा पढ़ रहे होते। ऋणात्मक फिक्स होता तो पढ़ रहे होते कि प्लस क्यू आवेश की तरफ डायरेक्शंस होती और माइनस क्यू से दूर की तरफ होती। यही चीज़ हम लोग पढ़ रहे होते, तुम्हें पढ़ा रहे होते। लेकिन जब धनात्मक आवेश धनात्मक है, परीक्षण आवेश धनात्मक है, तो हम लोग उसका जस्ट अपोजिट पढ़ रहे हैं कि धनात्मक आवेश से दूर की तरफ और ऋणात्मक आवेश की तरफ क्या होती है, दिशा होती है। और परीक्षण आवेश की अपनी खुद की कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अपने खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि परीक्षण आवेश का खुद का कुछ कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जिससे अगर परीक्षण आवेश के ऊपर कोई बल लगाता है तो वो पूरा का पूरा उस परीक्षण आवेश को महसूस होता है। सोचो, इस 50 न्यूटन वाले गुंडे ने किसी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर फोर्स लगाया जो कि बिल्कुल दुर्बल, इतना दुर्बल था कि उसकी खुद के पास 1 न्यूटन भी उसका खुद का बल नहीं था। तो क्या इसने 50 लगाया तो उसके ऊपर पूरा 50 का 50 लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि उसको नेगलेक्ट करने के लिए कोई उसके पास ऐसा बल है ही नहीं। अगर 1 न्यूटन भी बल होता तो फिर इसका 49 लगता। जैसे तुम्हारे पास 10 न्यूटन था तो उसका 40 ही तुमको महसूस हुआ। जीतेगा वही, क्योंकि उसके पास 50 है, तुम्हारे पास 10 है, लेकिन उसका सिर्फ 40 ही महसूस हुआ तुम्हें। इसी प्रकार परीक्षण आवेश के ऊपर पूरा की पूरा बल महसूस होगा इसके द्वारा जो लगाया जाएगा, इन आवेशों के द्वारा। क्यों? क्योंकि परीक्षण आवेश का खुद का कुछ चार्ज, खुद की कोई फील्ड नहीं है। और कोई भी आवेश किसी दूसरे आवेश के ऊपर बल तभी लगा पाता है जब उसकी खुद की कोई फील्ड होती है। दुनिया में कोई भी ऐसा आवेश नहीं बना है जिसकी खुद की कुछ ना कुछ फील्ड ना हो, लेकिन हम लोग अपने मैथमेटिक्स और फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए एक परीक्षण आवेश को एज्यूम कर लेते हैं, काल्पनिक आवेश को एज्यूम कर लेते हैं, जिसको मान लेते हैं कि माइनर से माइनर इसकी क्या है, बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी जीरो मान के चलते हैं। जीरो हो नहीं सकती इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? अगर आवेश है तो फील्ड तो होगी, लेकिन ऐसा एक हम लोग मान के चलते हैं कि परीक्षण आवेश है तो उसकी कोई भी फील्ड नहीं है। तो परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। दूसरी चीज, इसकी खुद की कोई इसकी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विद्युत
क्षेत्र नहीं होता है। यानी जो किसी भी आवेश की जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आवेश को महसूस होती है। बात समझ पा रहे हो हमारी? हम कहना क्या चाहते हैं, किसी Q आवेश से किसी भी बिंदु पे ज़्यादा दूर रहेगा तो ज़्यादा कम महसूस होगा, पास में रहेगा तो ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन महसूस पूरा का पूरा होगा। क्यों? क्योंकि वो परीक्षण आवेश, उसकी खुद की कोई फील्ड नहीं है। ये बात समझ गए। दिशा भी थोड़ा सा लिख लेना, प्लस Q के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो आवेश से दूर होती है, माइनस Q के द्वारा आवेश की तरफ होती है। थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ भी हम लोग चलते हैं, लिख लो इस चीज को। परीक्षण आवेश समझे? और अब ये भी बात समझ गए हो कि दूर क्यों होती है, क्योंकि धनात्मक आवेश है। जब भी परीक्षण आवेश है तुम इसके लिए टेस्टिंग करोगे प्लस Q के लिए, जब इसके लिए टेस्टिंग करोगे तो प्लस Q हमेशा दूर ही भागेगा क्योंकि प्लस Q के द्वारा है, और प्लस Q हमेशा पास ही आएगा क्योंकि माइनस Q है। बात समझ गए? जब पास आएगा तो वो जो डायरेक्शन है फोर्स की डायरेक्शन से ही हो जाएगी ना। फोर्स की डायरेक्शन जिधर होगी वही क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी। वही क्या रहेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी। इस बात को लिख लो। थोड़ा सा आगे चलते हैं। Q आवेश किसी Q आवेश के द्वारा Q से R दूरी पर, Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। इसके पहले ही जान चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि उसकी क्या है, अपनी एक दिशा है। विद्युत क्षेत्र को E से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? E से। तो E के ऊपर वेक्टर लगा देने से कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, कोई आवेश Q रखा है, कोई आवेश Q रखा है और उसके कुछ दूरी पे स्मॉल q रखा है, जिसे हम परीक्षण आवेश बोल रहे हैं। परीक्षण आवेश की अपनी खुद की कोई दिशा नहीं है। यहाँ पे F/Q वाला फॉर्मूला अभी हम नहीं दे रहे हैं, थोड़े से देर बाद देंगे। अभी तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, सीधा सीधा E बराबर F/Q नहीं बोलेंगे। उसके पहले भी एक छोटा सा फॉर्मूला बोल देंगे। क्यों? क्योंकि Q जो स्मॉल q है उसका खुद की कोई फील्ड ही नहीं है, उसकी खुद की कोई फील्ड नहीं है। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं कि F बराबर क्या होता है हमारा, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सीधा हो जाता है KQ अपॉन R स्क्वायर, जिसको हम लोग बोल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और R स्क्वायर एक दिशा भी है, तो उसमें हम लोग R वेक्टर को भी ले सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दें R वेक्टर तो कोई दिक्कत नहीं। R कैप लिखते हैं, यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, R कैप। तो R कैप लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात समझ में आई? क्या लिखा है, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसको उस तरीके से भी लिख सकते हो कि जिस दूरी पे जो बल है उसके बटे में तुम Q लिख सकते हो। जैसे E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q लिख सकते हो। और F वेक्टर क्या है, क्योंकि दो आवेश हैं, कितने हैं, दो आवेश, एक कैपिटल Q है एक स्मॉल q, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है, उनके दोनों के बीच की दूरी R है। तो KQ और स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर, और जब अपॉन में स्मॉल q करोगे तो ये Q से ये Q कैंसिल, आ गया KQ अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर सदस्य में तो आप लोग लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। बात को समझ पा रहे हो? E बराबर F अपॉन Q भी है, लेकिन सीधा सीधा फॉर्मूला है कि E वेक्टर बराबर क्या है तुम्हारा, K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, और उसमें वेक्टर सदिश लगा दोगे। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र है वो एक कैसी है, सदिश राशि है। यहां तक समझ में आया? आगे इसके हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं।
एक फॉर्मूला था E बराबर F अपॉन क्यू, लेकिन Q बटे में लिख रहे हो तो ये लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर F अपॉन क्यू लिख रहे हो, कोई आवेश है, परीक्षण आवेश को छोड़ करके, तब तो तुम कह सकते हो कि Q की कुछ वैल्यू है। लेकिन जब Q का कुछ क्षेत्रीय नहीं है, जब क्षेत्रीय नहीं है तो आवेश का मान 0 होना चाहिए। और जब तुम बटे में 0 लिखोगे, तो F अपॉन 0 मतलब ये तो इनफाइनाइट आ गया, ये तो परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बटे में 0 तो लिख ही नहीं सकते हो, बटे में 0 तो लिख ही नहीं सकते हो। इस चीज़ को हमारा सुधारा है मैथमेटिक्स ने। किसने सुधारा है? मैथमेटिक्स ने। इस चीज़ को परिभाषित किया है एक बहुत ही आसान फॉर्मूले से। E बराबर लिमिट लगाया, क्या लगाया? लिमिट Q टेंड्स टू 0 और F अपॉन Q। सर ये क्या बात लिख दी है? लिमिट Q टेंड्स टू 0, मतलब इसका क्या है कि Q 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 0 हो नहीं पा रहा है। और जब 0 नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये परिभाषित हो जाएगी F अपॉन Q वाली परिभाषा। और अगर 0 हो गई तो परिभाषा फिर कैंसिल, गलत है वो। क्यों? क्योंकि वो तो अपरिभाषित हो जाएगा। किसी भी राशि के बटे में 0 लिख ही नहीं सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ से प्रूव ये कर रही है। इसका अर्थ क्या है कि 0 तो नहीं है, लेकिन 0 जितना है, लगभग माइनर 0 है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी 0 मान लोगे, और अपने स्वार्थी बन करके जहाँ पे रहेगा कि अपरिभाषित हो रहा है, वहाँ पे कह देंगे कि ये 0 है ही नहीं है। तो ये 0 के जितना है, लेकिन 0 नहीं है, 0 नहीं है। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? यही बात का अर्थ है कि 0 नहीं है, स्वार्थी बन जाएंगे। जहां पे प्लस एलस में कोई मान आया परीक्षण आवेश का, तो बोल देंगे कि लगभग 0 है, तो इसको हटाओ 0 करके। और अगर बटे में कहीं पे 0 आया तो उसको बोल देंगे कि ये 0 नहीं है, ये टेंड्स टू 0 है, इसलिए इसको अपरिभाषित नहीं कर सकते। और अब जो फॉर्मूला आ गया है E बराबर F अपॉन Q वाला, तो ये वाली चीज भी अपनी हो जाएगी कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में r दूरी है, दूसरे आवेश पे इतना बल लग रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, दूसरे आवेश पे जितना बल लग रहा है उसके बटे में Q लिखो, जो भी आवेश दिया गया है, और समथिंग समथिंग मान निकाल लो। ठीक है, इतना हम लोगों ने जान लिया है। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस करें, एक दो करते हैं क्वेश्चंस। देखो एकदम आसान सा एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी 30 कूलाम आवेश से 3 मीटर, कितनी दूरी? 3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालो। क्या निकालो? विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत होगी? इसमें तो सीधा सीधा Q का मान दिया गया है और R का मान दिया गया है, और फॉर्मूले में है ही क्या? E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर, सीधा है। R का मान रखो, Q का मान रखो, K का मान रखो, निकाल लो। K का मान है 9 × 10⁹, Q का मान दिया गया है 30 कूलाम बटे R का मान दिया गया है 3 तो 3 तिरका 9, 9 से 9 कैंसल, 30 × 10⁹, ये आ गया हमारा आंसर। कहोगे सर मात्रक क्या आया है? न्यूटन प्रति कूलाम आया है, F अपॉन Q ही तो है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। एक चीज हम लोग कर लेते हैं, इसकी बिमा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बिमा। ये होमवर्क नहीं, होमवर्क ना दो, अभी तो 24 मिनट का है, इसको हम लोग कर लेते हैं। फॉर्मूला पे निकालना आया, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है फॉर्मूले पे रख के। अभी हम लोग अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ही सिलेबस, जैसे ही चैप्टर एंड होगा, चैप्टर के एंड में हर कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस को
करेंगे। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस तो कर लेंगे फॉर्मूला बेस पे, जो अलग से आते हैं जिसमें थोड़ा सा थिंकिंग, जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग चैप्टर के बाद में करेंगे। किसमें करेंगे? चैप्टर से बाद। धीरे धीरे पढ़ते रहो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। विमा निकाल लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की विमा निकाल लेते हैं, क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की विमा निकालो। E बराबर होता है F/Q, और F की विमा क्या होती है? mL/T-2, यही होती है फोर्स की विमा, न्यूटन। उसके बाद अगर हम लोग Q लिखें तो Q = होता है I और T, और I की होती है A और T की होती है क्या? टाइम की होती है T। तो बटे में लिखेंगे तो A T लिख देंगे, ये क्या लिख देंगे? T लिख देंगे। अब M ऊपर है तो M, L है तो L, A को ऊपर ले जाएंगे तो A नेगेटिव में चला जाएगा, A -1, और T जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये है हमारा रियल विमा। किसकी? विद्युत क्षेत्र की। विमा क्या हो गई? mL/A-1 T-3 विद्युत क्षेत्र की विमा हो गई, यूनिट हो गई। ऐसे आप लोग निकाल लेंगे। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग लगभग सब कुछ चीजें जान चुके हैं। कल विद्युत रेखाओं के बारे में जानना है कि विद्युत रेखाएं क्या होती हैं। थोड़ा सा उनका प्रदर्शन कर देते हैं यहाँ पे कि विद्युत रेखाएं आखिर होती क्या हैं, होती क्या हैं। लग गया? ठीक है। विद्युत बल रेखाएं बोलो चाहे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलो, बात बराबर ही है। बात क्या है? बराबर ही है। रेखाएं क्या होती हैं ऐसे समझो। क्या रेखाएं होती हैं? एक्चुअली तो रेखाएं कुछ नहीं होती हैं, एक्चुअली रेखाएं नहीं होती हैं, रेखाएं काल्पनिक होती हैं। मान लेते हैं कि रेखाएं क्या हैं? काल्पनिक हैं। जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, फोर्स ज्यादा, दूसरे आवेश को बल वहां पे ज्यादा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिसाइड कर देती है विद्युत रेखाएं। विद्युत रेखाएं होती हैं क्या? क्या होती विद्युत रेखाएं? काल्पनिक होती हैं। कैसे होती हैं? काल्पनिक, यथार्थता में नहीं होती हैं, लेकिन मान लेते हैं। अब देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक तो होती हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान है विद्युत क्षेत्र को निकालने में, और भी आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को निकालने में, विद्युत फ्लक्स वगैरह निकालने में। ठीक है ना? तो देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात अगर करें तो एक होता है हमारे पास +Q आवेश, एक होता है -Q आवेश। और एक बात हम लोग जानते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत पहले ही लेक्चर में पढ़ा था, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज में। पहला लेक्चर अगर नहीं देखो तो जाके देखो कि आवेश हमेशा संरक्षित होता है। पूरे ही पृथ्वी पे आवेश क्या है? संरक्षित है। यानी, और एक और चीज पढ़े थे, आवेश हमेशा द्रव्यमान के ऊपर होता है। किसी द्रव्यमान की प्रॉपर्टी है आवेश। तो अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, ऐसे टहल नहीं पाएंगे। तो कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकले वो कहीं गए, कहीं से निकले वो कहीं गए। तो बात को समझना, पॉजिटिव आवेश अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? निकल गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। और अगर नेगेटिव आवेश है तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? आ गए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अगर अच्छी से परिभाषा कहीं पे दी गई है, जो कि पूरी की पूरी कंडीशंस को क्या करती है? संतुष्ट करती है, तो वो ये है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं और कुछ नहीं है, सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का रास्ता है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का रास्ता। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन तो एक बार गया, जहां से इलेक्ट्रॉन्स गुजर गया मान लो कि वही विद्युत क्षेत्र रेखा है, वही विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो जब यहां से निकला तो यहां गया, यहां से निकला तो यहां गया, यहां से निकला तो यहां गया, यहां से निकला तो यहां गया। क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव, मान लो कि इससे निकल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए हैं, यहाँ से निकला तो यहाँ गया, यहाँ से निकला तो यहाँ गया, इस प्रकार गया,
इधर निकल गया, इधर निकल गया, ऐसे ऐसे करके जाएगा। एक बात देख पा रहे हो, जितने पास में हो उतना पास पास है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जितने दूर जाओगे उतने दूर दूर हैं, इधर आओगे तो और पास हो जाएंगे। बात को समझ पा रहे हो, यानी आवेश के जितने पास जा रहे हो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा रहेगी। यही तो विद्युत क्षेत्र में पढ़े हैं कि विद्युत आवेश के जितने पास उतनी विद्युत अधिक, उतने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं और कुछ नहीं है, एक ऐसा काल्पनिक दृश्य जहां से सोच लेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स गुजरा है, पॉजिटिव आवेश से निकलता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं, और नेगेटिव आवेश पे इलेक्ट्रॉन्स जाता है, समाप्त होता है, वहां पे मिल जाता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नेगेटिव आवेश पे समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं, नेगेटिव पे समाप्त होती हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आवेश से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और नेगेटिव आवेश पे समाप्त होते हैं। कॉन्सेप्ट है। इन सब के बारे में, इसकी क्या क्या होती हैं, एक दूसरे पे कभी काट नहीं सकती, किसी रेखा पे दो दिशाएं नहीं हो सकती, ये क्या होते हैं, किसी क्षेत्र रेखाओं के गुण होते हैं। कल हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण और उसके आगे विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। आज पे यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।